नमस्कार, आप देख रहे हैं सीतामढ़ी की आवाज़ और मैं हूं आपके साथ आर.एस. कुमार। जैसा कि आपको पूर्व से ही लगातार सूचना मिल रही है कि आज हमारे साथ सीतामढ़ी विधायक सुनील कुमार कुशवाहा जी हमारा जो कार्यक्रम है विधायकी लेखा जोखा उनमें लाइव इंटरव्यू के लिए हैं। और सवालों का सिलसिला जारी करने से पहले हम अपने सीतामढ़ी की आवाज़ पेज पर सीतामढ़ी विधायक सुनील कुमार कुशवाहा जी का स्वागत करते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और आपके माध्यम से आपके जितने दर्शक हैं उन सभी को प्रणाम, नमस्कार, आदाब, सलाम करता हूं। बहुत हमने जो एक पोस्ट लगाया था विधायकी लेखा जोखा को लेकर कि हम आपके सवाल को आपके विधायक से पूछेंगे और उन तक आपकी जो भी समस्या है उन पे जवाब उनसे मांगेंगे। इसी कार्यक्रम के लिए हम यहाँ पे आए हैं। बहुत सारा सवाल है सर आपसे, क्योंकि लोग आपसे उम्मीद रखते हैं, इसीलिए आपसे सवाल करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी का सही सही जवाब देंगे और अपने आम जनता को लगातार उसकी समस्या का समाधान कैसे हो सकता है उन पे भी पहल करेंगे। सर, कुछ सवाल लेने से पहले कुछ मुख्य सवाल होते हैं जो लगातार किसी भी जनप्रतिनिधि को चुनने से पहले आम जनता सोचती है। आम जनता सोचती है कि हमारे यहाँ का जो स्वास्थ्य व्यवस्था हो वो बेहतर होना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था हो वो बेहतर होना चाहिए, हमारे यहाँ की बेरोज़गारी दूर होनी चाहिए युवाओं की, किसान जो है वो सोचते हैं कि हमारा फसल बढ़िया हो, किसान कृषि क्षेत्र में बेहतर हो। उन्हीं सारे सवालों को लेकर पहले मुख्य जो सवाल होते हैं उन पे बात करेंगे। सबसे पहला सवाल सर, स्वास्थ्य सदर अस्पताल की स्थिति को आप देख रहे हैं। सदर अस्पताल की स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि हमारे ज़िले की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो डगमगा सी गई है, क्या कहेंगे आप? जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं, इस राज्य की ही स्वास्थ्य व्यवस्था आईसीयू में है। और मैं आपको सीतामढ़ी ज़िले की बात बता दूं, सीतामढ़ी ज़िला अस्पताल जो हमारा सदर अस्पताल है, एक तो ये अनुमंडल स्तरीय अस्पताल है जिसका उपयोग सदर अस्पताल के रूप में किया जा रहा है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है, यहाँ 60 चिकित्सकों का पद सृजित है और मात्र 8 चिकित्सकों के भरोसे सीतामढ़ी का सदर अस्पताल चल रहा है। हम लोगों ने सदन में दर्जनों बार मंत्री जी को भी लिख कर देने का काम किया, विभाग में जाकर मिलने का काम किया, ये भाई सीतामढ़ी को और डॉक्टर्स की ज़रूरत है, इतने डॉक्टर्स से काम नहीं चल रहे हैं। लेकिन सरकार बार बार रोना रोती है कि चिकित्सकों की बहाली होगी। भाई कब बहाली होगी और कब चिकित्सक आएंगे? तो चिकित्सक ही नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, बरसों पहले सीतामढ़ी को एक अल्ट्रासाउंड की मशीन मिली थी जो हमको लगता है 4-5 साल से पड़ा हुआ था। जब मैं एमएलए हुआ तो हमने प्रयास करके और सीतामढ़ी सदर अस्पताल में उस अल्ट्रासाउंड को चालू कराने का काम किया। उसका उद्घाटन जाके मैंने किया और यहाँ के उस समय के समाहर्ता थे राजीव रोशन। हम लोगों ने मिलकर उसको चालू कराया। बाद में चल भी रहा था, लेकिन फिर किन्हीं कारणों से अभी इधर जानकारी हुई है जो फिर बंद हो गया है। एक भी जांच नहीं होते थे सीतामढ़ी सदर अस्पताल में। मैंने वहाँ अथी करके सब जांच को लगभग चालू कराने का काम किया है, आज लगभग हो रहा है। लेकिन फिर भी डॉक्टरों की कमी, नर्सेज की कमी और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और इसको हम स्वीकारते हैं। हम लोग इसके लिए बराबर सदन में आवाज़ उठाते रहते, बराबर लड़ाई लड़ते रहते हैं। और स्वास्थ्य की बात आपने की तो सीतामढ़ी जिला को 6 साल से एक मेडिकल कॉलेज स्वीकृत है, लेकिन हमको लगता है 5 साल हम लोगों को समय लग गया है। मैं बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी जब सीतामढ़ी भी आए थे, पुनौरा में सीतामढ़ी महोत्सव का कार्यक्रम था, मैंने मंच से कहा था माननीय मुख्यमंत्री जी को, और अंत में अब जाके मेडिकल कॉलेज के लिए ज़मीन तय हो गया है, उसका टेंडर हो गया है और खुशी है सीतामढ़ी के ज़िला के लोगों को। मैं बताना चाहता हूँ कि अब मेडिकल कॉलेज का काम जल्द से जल्द सीतामढ़ी में शुरू हो जाएगा और निश्चित रूप से सीतामढ़ी के स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है बदलेगी। हम लोग दिन रात प्रयासरत हैं, लगे हुए हैं और इसको निश्चित रूप से सुधरवाएंगे। अच्छा हुआ कि आपने याद दिला दिया कि सीतामढ़ी महोत्सव में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए थे। लेकिन सर, एक सवाल और भी हमारे मन में इसी को लेकर जगता है। सीतामढ़ी महोत्सव को हम लोग जो राजकीय कोष है उससे खर्च करके बहुत ज़्यादा उत्सव बनाते हैं, बहुत बड़े भव्य तरीके से बनाते हैं, लेकिन वही हमारी पहचान जानकी माता से, माता सीता का जन्मस्थली है सीतामढ़ी, लेकिन उनका जब जन्मोत्सव होता है तो लोग शुभकामना देने से भी बचते हैं। ऐसा क्यों?
नहीं, मैं आपको बता दूं, सीतामढ़ी महोत्सव तो सीतामढ़ी में बरसों से होता रहा है, लेकिन पहले किसी होटल के एक छोटे से कमरे में, बंद कमरों में सीतामढ़ी का महोत्सव आयोजित किया जाता था। मैं जब यहाँ का एमएलए हुआ सीतामढ़ी का, तो पहली बार मैंने उस समय मतलब पर्यटन मंत्री थी अनीता देवी जी, आदरणीय माननीय अनीता देवी जी, उनसे मिलकर और हमने यहाँ महोत्सव कार्यक्रम को भव्य कराने का काम किया। और जो होटल की बंद कमरों में होता था महोत्सव, हमने उसको निकाल के माता सीता की जो जन्मभूमि है पुनौरा धाम, वहाँ जनता के बीच, लोगों के बीच इस कार्यक्रम को कराने का काम किया। और दूसरे या तीसरे बार के कार्यक्रम में शायद माननीय मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित थे उस कार्यक्रम में। तो हमने तो इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए और माता सीता का जो जन्म है उसमें मतलब संदेश देने से या शुभकामना देने से, अब कैसे लोग बचते हमको पता नहीं है, लेकिन हम लोग तो भगवान राम और माता सीता के जन्म की शुभकामना सभी लोगों को देते हैं, या सभी धर्म संप्रदाय जो जिस धर्म संप्रदाय को मानने वाले हैं उनके महापुरुषों का जो जन्मदिन है उस सब की शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। हम लोगों को तो कोई गुरेज नहीं है जो हम फलाने का देंगे, फलाने का नहीं देंगे। वो तो वैसे लोग करते हैं जो आदमी आदमी में भेद करते हैं। हम लोग तो समझते हैं जो सारे आदमी एक समान है, सारे लोग एक ही मतलब संतान है, ईश्वर की संतान है, और सभी में विश्वास रखते हैं। हम लोग सभी को मानते हैं। हम लोगों को कोई गुरेज नहीं है जब माता सीता के जन्म की शुभकामना नहीं देंगे, या पैगंबर साहब के जन्म की शुभकामना नहीं देंगे, या गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म की शुभकामना नहीं देंगे। हम लोग तो सभी के जन्म की शुभकामना देते, सभी लोगों को बधाई देते। तीखे सवाल का सिलसिला जारी रहेगा क्योंकि आप सीतामढ़ी की आवाज़ पे हैं। इसी बीच हम कुछ पर्सनल बातें भी करना चाहेंगे। विधायक बनने से पूर्व बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जो लोग व्यक्तिगत झेलते हैं। एक विधायक होने के बाद आप क्या अनुभव करते हैं? अपने क्षेत्र के आम जनता के तौर पे आप कैसे इसको अनुभव? नहीं, हम एमएलए होने से पहले भी सामाजिक जीवन में थे। हमारी जो क्षमता थी, हमारी जो पहुंच थी, हम लोगों के लिए काम करते थे। जनता के सुख दुख में, उनके सुख दुख में शामिल होते थे, उनका दुख बांटते थे, उनके सुख में शामिल होते थे। और आज भी उसी तरह से लगे हुए हैं, लोगों की सेवा करने के लिए दिन रात तत्पर रहते हैं। और उनके जो जनता की समस्याएं हैं, जो काम है लोगों से जुड़ा हुआ, और सरकार की जो योजना है, तो निश्चित रूप से उसमें पहल कर, प्रयास कर, जो हमारी जवाबदेही है, जो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, सीतामढ़ी के विधायक होने के नाते हमारी जो जवाबदेही है कि सरकार की जो योजना है उसको जनता तक पहुंचाना, गांव तक पहुंचाना, लोगों तक पहुंचाना, हम आज उसमें लगे हुए हैं। अपने तरफ से पूरी तरह से प्रयासरत हैं और दिन रात करते रहते हैं प्रयासरत। जो हमारे क्षेत्र की जनता को जो हमारी योजनाएं हैं, सरकार की योजनाएं हैं, कैसे धरातल पर आवे, कैसे हम उसका क्रियान्वयन करावें, इसके लिए हम विधानसभा से लेकर और बाहर तक हमेशा लगे रहते हैं। लोगों के काम में दिन रात अपना समय बिताते हैं। बिल्कुल सही बात कहा कि आप लोगों के साथ हिल मिल कर रहते हैं, काफ़ी लोगों से लगातार टच में रहते हैं। इसी कारण बस हमारे पेज पे एक कमेंट आया चुन्नू सिंह जी का कि हमारे विधायक जी जो है बहुत ही मेहनती है, ईमानदार, स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं, विचारवान विधायक हैं। साथ ही साथ एक बार फिर से काफ़ी मतों से सीतामढ़ी की जनता को काफ़ी खुश रखते हैं, इसलिए पुनः विजय बनेंगे। चुन्नू सिंह जी ऐसा कहते हैं। चुन्नू सिंह जी के लिए क्या कहेंगे? चुन्नू सिंह जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। ये चुन्नू सिंह जी की महानता है। वो खुद अच्छे आदमी है, बढ़िया आदमी है, इसलिए उनको ऐसा लगता है। बाकी मैं जो हूँ सबके सामने हूँ, सारे लोग देखते हैं, मैं क्या कह सकता हूँ। हमारे पेज पे जो भी आपके लिए सवाल है, बहुत सारे सवाल है, लेकिन उसमें ज़्यादातर पॉजिटिव है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों के लोकप्रिय हैं, विधायक के तौर पे आप देखे जाते हैं, लोगों के साथ हिल मिल कर रहते हैं। और इसी बीच कुछ ऐसे भी सवाल है जो आपसे तीखा लगेगा, कुछ ऐसे भी सवाल है जो आपके पक्ष में नहीं है। पक्ष और विपक्ष दोनों का सवाल हम लेते हुए आपसे आगे बातचीत करेंगे। इसी बीच में सर एक सवाल और, शिक्षा। अपने यहाँ की जो शिक्षा है, आप देख रहे हैं कि यहाँ का जो भी कॉलेज है वहाँ पे नियमित रूप से शिक्षा नहीं हो रही है, पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। आप विधायक हैं, जैसा कि मुझे जानकारी है कि एक विधायक यहाँ के जो भी कॉलेज होते हैं उसका अध्यक्ष भी होते हैं, तो शिक्षा की व्यवस्था पर क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जो कॉलेज के अध्यक्ष माननीय विधायक नहीं होते हैं, वो अपने विधानसभा क्षेत्र में जितने हाई स्कूल हैं उसके अध्यक्ष विधायक होते हैं। दूसरी बात, शिक्षा की जहाँ तक आपने चर्चा की,
तो शिक्षा की व्यवस्था को तो माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार ने पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम किया है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, ये बिहार देश का पहला ऐसा राज्य है जहां 3 वर्षों तक प्राइमरी एजुकेशन में बच्चों को बिना किताब के पढ़ना पड़ा है। 3 वर्ष तक जो प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय में पढ़ने वाले हमारे बच्चे हैं, जिनको सरकार बिहार टेक्स्ट बुक के माध्यम से पुस्तकें उपलब्ध कराती थी, बिहार में 3 वर्षों तक टेक्स्ट बुक के किताबों का प्रकाशन नहीं हुआ और बच्चों को पुस्तकें उपलब्ध नहीं हुई। अब भगवान मालिक है जो 3 साल तक यहाँ के बच्चे, हमारे जो नौनिहाल है जो इस देश के भविष्य निर्माता है, उन्होंने अपने आगे की पढ़ाई कैसे की। अब हो गया है, अब बच्चों को किताबें मिल रही है। तो बिहार सरकार ने तो शिक्षा और शिक्षकों की हालत ऐसी ख़राब कर दी है, और दोनों मिलके, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने मिलके, केंद्र सरकार जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की पहली सरकार आई 14 में और पहला बजट बना तो प्राइमरी एजुकेशन के बजट में कटौती कर दी गई, सर्व शिक्षा अभियान को बंद कर दिया गया। यहाँ 5 साल में किसी विद्यालय में कोई भवन का निर्माण नहीं हुआ है। एक भी बता दें, आप लोग घूमते होंगे, गांव-गांव जाते होंगे, कहीं किसी विद्यालय में कोई नए भवन का निर्माण नहीं हुआ है। और शिक्षकों की बहाली के लिए इतना दिन से 3 साल से प्रक्रिया चल रही है, 3-4 साल में कोई शिक्षकों की बहाली नहीं हुई है। शिक्षक जो काम करते हैं उनको नियमित रूप से वेतन नहीं दिया जा रहा है। अभी हमारे पास आज से 5-7 दिन पहले आए थे अनुकंपा वाले, जिनकी बहाली हुई थी शिक्षकों की, 2 साल से काम कर रहे हैं और उनको आज तक वेतन नहीं मिला है। तो इस तरह की विडंबना है। तो आप सोच सकते हैं जो राज्य सरकार का कितना ध्यान है, डबल इंजन की जो सरकार बिहार में बैठी हुई है उसका शिक्षा के ऊपर कितना ध्यान है। इस सरकार ने साजिश के तहत प्राइमरी एजुकेशन को, ग्रामीण शिक्षा को चौपट करने का काम किया है, गांव के लोगों को शिक्षा से वंचित करने का काम किया है। और आज देख रहे हैं हम लोग जो गांव की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कराता हूं, मैंने अपने तरफ से प्रयास करने का काम किया है और हमारे विधानसभा क्षेत्र के जितने का काम करते थे, मैंने अपने सभी प्राथमिक विद्यालयों को, लगभग 110 प्राथमिक विद्यालय मेरे विधानसभा क्षेत्र में हैं, हमने 110 सभी प्राथमिक विद्यालयों को बेंच डेस्क देने का काम किया है। अब हम जब बच्चे हमारे जाएंगे विद्यालय में तो निश्चित रूप से चटाई और बोरा लेके उनको नहीं जाना पड़ेगा, डेस्क बेंच पर बैठ के भी हमारे बच्चे अब पढ़ेंगे। तो हमने अपने स्तर से, हमारी जो क्षमता है उसके हिसाब से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, शिक्षा के स्तर में सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब तक अपने लोगों को कहना भी चाहते हैं कि हमारे उन्नति का, हमारे तरक्की का और हमारा हक अधिकार कोई न खा जाए, हमारा शोषण कोई न कर पाए, इसका एकमात्र रास्ता है, वो है शिक्षा। और हम सबको शिक्षा प्राप्त करना होगा, अपने बच्चों को विद्यालय भेजना होगा, तभी हमारी उन्नति तरक्की हो सकती है और हमारे देश प्रदेश, हमारे घर का, हमारे गांव की तरक्की हो सकती है। विधायक जी, ऐसा आप भी मानते होंगे, देश नहीं पूरे विदेशों में भी बिहार के जो बच्चे हैं उनकी प्रतिभा का लोहा माना जाता है। लेकिन जो अभी की वर्तमान शिक्षा हालात हमारे सीतामढ़ी से लेकर आप जैसे बताया कि पूरे बिहार की स्थिति जो है 3 वर्ष तक ना मिल पाना, कहीं ना कहीं हमारे उज्जवल भविष्य के लिए, हमारे नौनिहाल के लिए कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से उदासीनता जरूर है। आगे का सवाल हम और भी लेंगे। चाहेंगे कि ये जो 5 साल का सफ़र रहा आपका, इसमें आपने क्या अनुभव किया एक विधायक होने के नाते? 5 साल के सफ़र में हमने आपको बताया जो जनता की जो समस्याएं थी, हमने सभी को इकट्ठा किया, चाहे वो यहाँ की सड़कों की समस्या हो, किसानों के पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, यानी जिन तरह की समस्याएं हो, हमने सब पर काम करने का काम किया है। मैं आपको सड़कों के लिए बताना चाहता हूं, जो मेरे विधानसभा क्षेत्र का अब शायद ही कोई ऐसा गांव नहीं है जो पक्की सड़कों से कनेक्ट नहीं हुआ है। हमने अपने क्षेत्र में सैकड़ों सड़कों की स्वीकृति दिलाने का काम किया है। 3-4 महीना के लॉकडाउन के चलते बहुत सारे काम हमारे प्रभावित है। निश्चित रूप से जब लॉकडाउन का सिलसिला ख़त्म होगा तो निश्चित रूप से सभी गांवों में आपको सड़कें दिखने लगेंगी। वैसे दर्जनों सड़कें हमारी बन के तैयार हो गई है। और जैसे अब किसानों के लिए पानी की जो बात है, जो समस्या है, खेत में पटवन की जो समस्या है,
हम जब एमएलए हुए तो मेरे विधानसभा क्षेत्र में 40 नलकूप हैं सरकारी, और 40 में से उस समय मात्र 6 चालू थे, बाकी 34 बंद थे। मैंने प्रयास करके जाके विधानसभा में सवाल उठा के आज 32 या 33 ट्यूबवेल हमारे चालू हैं। लेकिन विडंबना देखिए, चालू तो हमारा ट्यूबवेल है लेकिन पटवन नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ सरकार की नीति दोषी है। अब ट्यूबवेल हमारा पानी दे रहा है और नाला ध्वस्त हो गया है, नाला टूट गया है, नाला बनाने की सरकार के पास कोई योजना नहीं है। तो भाई जब तक नाला का निर्माण नहीं होगा तो सिर्फ ट्यूबवेल के चालू हो जाने से तो खेत में पानी नहीं जाएगा। तो यहाँ राज्य सरकार की जो पॉलिसी है उसको बदलना पड़ेगा। दूसरा, पूरे 40 ट्यूबवेल में एकमात्र ऑपरेटर है जो 40 ट्यूबवेल चलाएगा। तो भाई एक कौन सा ऑपरेटर होगा जो 40 ट्यूबवेल चलाएगा? इस तरह से सरकार की बहुत सारी नीतियां हैं जो खामीपूर्ण है। तो हम लोग निश्चित रूप से उन सभी चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं और उसका कैसे निदान होगा इसके लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं, और अपने क्षेत्र की जनता के लिए उनकी जो समस्या है उसके निदान के लिए निश्चित रूप से हमसे जो बन पड़ेगा करने का काम करेंगे। जैसा कि आपने बताया कि सड़क यह सीतामढ़ी के लिए बहुत बड़ी समस्या है। समस्या मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई ऐसे सड़क हैं जिसको लेकर मैं आपको अवगत कराऊंगा। एक है गौशाला से NH 104, गौशाला से आती है जानकी स्थान होते हुए कॉलेज के गेट तक की जो सड़क है उसकी भी हालत को अब देखें। NH 104 वाली। एक है बरियारपुर, वहाँ पे ऐसा लगता है कि दो ऐसे बड़े झीप बन गए हैं। उस पर क्या कहना चाहेंगे आपके सड़क? मैं सबसे पहले तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, जब पुनौरा जहाँ थाना है वहाँ से और बरियारपुर 4 लेन तक एक ही सड़क है NH 104। आपने उस सड़क को 2 भाग में बांट दिया। वो टोटल एक सड़क है NH 104 का ओल्ड अलाइनमेंट है। वहाँ से पमड़ा से NH 104 ने बाईपास बना के और यहाँ बाजितपुर जगदीशपुर में निकालने का काम किया है, और वो NH 104 का पार्ट है। मैंने उसके लिए पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा में मौजूद थे, माननीय पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव जी थे। मैंने विधानसभा में कहने का काम किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके NH 104 सड़क की हालत इतनी ख़राब है कि अभी बरसात का मौसम है, अगर आप धान की रोपनी करवा लें, सब जगह 2-3 फीट पानी जमा हुआ है, आप धान की रोपनी अगर करवा लेते हैं तो आपके विभाग को अच्छी आमदनी होगी। लेकिन ये सरकार तो चिर निद्रा में सोई हुई है, जनता की समस्या से इसको कोई मतलब नहीं है। हम लोग बार बार सवाल उठाते रहे हैं, बार बार कहते रहे हैं, लेकिन NH 104 की हालत जो चकिया से चल के शिवहर होते हुए, सीतामढ़ी होते हुए, सुरसंड होते हुए मधुबनी तक जाती है, उसकी पूरी सड़कों की हालत एकदम ख़राब है। और उसी का पार्ट है जो सीतामढ़ी शहर का मेन सड़क भी है। हम लोगों ने कितनी बार यहाँ जो NH के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, यहाँ के जिला प्रशासन पर दबाव बना के कितनी बार उन सभी गड्ढों में टुकड़ा टुकड़ी ईंटा डलवाने का भी काम किया है, लेकिन वो नाकाफ़ी है। जब तक ये डबल इंजन की सरकार नहीं चेतेगी तब तक इस सड़क का कल्याण होने वाला नहीं है। और हम लोग तो सदन से लेकर और बाहर तक इस समस्या के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे जब तक ये सड़क का निर्माण नहीं हो जाएगा। सर, ऐसा है कि बाकी विधायक की तुलना में आपसे लोगों की उम्मीद ज़्यादा होती है क्योंकि आप नगर विधायक हैं। इसी क्रम में एक और सवाल है। कुछ ही दिन पहले दीपक स्टोर वाली गली में एक आपराधिक घटना हुई। आपराधिक घटना जो है अपने सीतामढ़ी काफ़ी चरम पे है, इस पे क्या कहेंगे आप? अपराध का तो ग्राफ इनके राज्य में ये तो महाजंगल राज चल रहा है। यहाँ अपराधियों की मौज है और एक भी घटना का उद्भेदन नहीं हो पाता है, एक भी अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं। और हम लोगों को तो शर्म आती है, जिस राज्य का उप मुख्यमंत्री अपराधियों से क्षमा मांगता हो, प्रार्थना करता हो, जे अथी का पितृपक्ष का महीना चल रहा है और अभी आप कम से कम 1 महीना रुक जाइए, 1 महीना कोई अपराध न करिए, तो उस राज्य में आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं। और निश्चित रूप से सीतामढ़ी में तो इतने अपराध का ग्राफ बढ़ा है। हम लोग तो लगातार लगे रहते हैं, कहते रहते सरकार को। जब गृह विभाग की चर्चा हो रही थी तो हमने सदन में भी कहने का काम किया था कि सीतामढ़ी की हालत बहुत ख़राब है। और ऐसे में
आदमी अगर अपनी सुरक्षा के लिए कोई हथियार भी लेना चाहता, लाइसेंस भी लेना चाहता है, तो ये निरंकुश सरकार वैसे लोगों को आत्मरक्षार्थ भी सुरक्षा उपलब्ध कर मतलब आग्नेयास्त्र उपलब्ध कराने का काम नहीं करती है। और यहाँ के शहरी को, व्यवसायियों को, आम जनता को भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। आप भगवान के भरोसे जिए और भगवान के भरोसे मरिए, सरकार को उससे कोई मतलब नहीं है। पूरे राज्य में कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन चाकू से गोद कर, गोली मारकर 20 लोगों की हत्या नहीं होती है इस राज्य में। इस राज्य में तो अपराधियों की सरकार है और सरकार कहती है, सरकार खुद अपराधी है। नीतीश कुमार जी के एमएलए अपराधी हैं और सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाती है। तो इस तरह से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं ऐसे लोग से, जो इनके राज्य में क्या अपराध खत्म होगा, इनसे क्या अपराध पे लगाम लगेगा? इसका तो संरक्षण हमारी जो नीतीश कुमार जी की सरकार कर रही है अपराधियों का। सीतामढ़ी में सर व्यवसायी जो भी वर्ग हैं वो लगातार अपने, आप अगर जाते होंगे तो देखते होंगे कि दुकानों के सामने अपनी रक्षा के लिए लगातार सीतामढ़ी प्रशासन से गुहार कर रही है, बजाते पोस्टर लगा के। ये अपराधियों अपने चरम सीमा पे हैं। तो इसका या तो प्रशासन की कमी है या फिर सरकार की, इस पे क्या प्रशासन? अरे प्रशासन क्या है, प्रशासन मान लिया तो हाथ पैर है और सरकार जो है सो माथा है। तो जिसका माथा खराब हो जाएगा उसका हाथ पैर कैसे काम करेगा? तो माथे सड़ गया है। इस सरकार को जो चलाने वाले, इस सरकार के जो मुखिया हैं, उन्हीं की मानसिक स्थिति सही नहीं है, उन्हीं का काम सही नहीं है। तो कैसे प्रशासन उनका सही काम करेगी? तो उनका जो निर्देश होता है वही ना काम यहाँ बैठे पदाधिकारी करते हैं। असली दोष तो वहाँ ऊपर में जो बैठे हुए हैं, जो हुक्मरान हैं, जो राज्य की सत्ता चलाते हैं, असली दोष उनका है। ये लोग भी दोषी हैं, लेकिन वो जो कहेंगे वही करेंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा कि आप सभी सवाल का जवाब उतनी ही गंभीरता से दे रहे हैं जितनी हम उम्मीद कर रहे थे। अगला सवाल सर, कुछ पर्सनल पे हम आते हैं ताकि बीच में सवालों का सिलसिला को बीच में गैप भी किया जाए। सर, इससे पहले लगातार यहाँ पे अन्य पार्टियों की लगातार यहाँ पे विधायक होते थे। आप अचानक से लोकप्रिय विधायक के रूप में उभरे। आपको लोग से काफ़ी उम्मीद है। 5 साल आपने बिता दिया, अब चुनावी समय है, चुनावी साल अब आने वाला है। आप अपने 5 काम को ऐसे बताइए जो आप एज सीतामढ़ी के विधायक होने के नाते आप अपनी उपलब्धि को मानते हैं। मैंने आपको कहा ना, कि सीतामढ़ी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराना, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता है, आपको ध्यान होगा, ये सीतामढ़ी बिहार का पहला ऐसा प्रखंड था जहां अंचल कार्यालय और प्रखंड कार्यालय 2 जगह चलते थे और दोनों की दूरी 7 किलोमीटर थी। अंचल कार्यालय सीतामढ़ी का मेहसौल चौक के आसपास होता है और वहां जाम की क्या समस्या रहती है सब लोग अवगत हैं इससे। तो वहां अंचल कार्यालय होता था, तो हमने उस अंचल कार्यालय को सीतामढ़ी से लाकर डुमरा प्रखंड कार्यालय में स्थापित कराने का काम किया। तीसरा है, हमने अपने विधानसभा के सभी प्राथमिक विद्यालयों, मध्य विद्यालयों, उर्दू विद्यालयों और संस्कृत विद्यालयों को बच्चों के बैठने के लिए डेस्क बेंच की व्यवस्था कराने का काम किया। चौथा है, हम अपने विधानसभा क्षेत्र में जो टोले मोहल्ले पक्की सड़कों से नहीं जुड़े थे, सैकड़ों टोले मोहल्ले को पक्की सड़कों से जुड़वाने का काम किया है। दर्जनों जगह पर काम शुरू हो गए हैं और बाकी जो जगह बचे हैं वहाँ तुरंत काम शुरू होंगे इस लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद। जितनी पुरानी सड़कें जो पहले से बनी हुई हैं और जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं, वैसे लगभग 40 सड़कों को भी हमने स्वीकृत कराया है और बरसात के कारण उसका काम रुका हुआ है, तो वो भी जल्दी काम शुरू हो जाएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण पुल है हमारे यहाँ डुमरा के बगल में, कैलाशपुरी जाने के रास्ते में, वो 50 बरस पहले बना हुआ है। बहुत ही संकीर्ण पुल है और बहुत ही जर्जर स्थिति में है। हमने उस पुल को भी, जो कैलाशपुरी से डुमरा को जोड़ता है और उसके बाद दर्जनों गांव के लोग यहाँ से लेकर शिवहर तक के लोग उस तरफ पमड़ा से होके जाते हैं, वैसे बरहड़वा होते हुए पमड़ा तक जाते हैं। उस सड़क पर भी हमने पुल स्वीकृत कराने का काम किया है, जो अभी अब टेंडर में चला गया है। उसका भी 1 आध महीने में काम शुरू हो जाएगा। इस तरह से हमने बहुत सारे काम जो हमारे संज्ञान में आए, हमने बहुत सारे काम को कराने का काम किया है। आप अभी जो सत्ता में सरकार है उनके साथ नहीं है, आप राजद के विधायक हैं।
आप विपक्ष में हैं। विपक्ष का काम होता है लोगों की आवाज़ बनकर सत्ता के कानों तक पहुंचाना, ताकि उनके गलियारों में सिर्फ आम जनता की आवाज़ पहुंचे और वो काम करने को मजबूर हो जाए। शासन को ऐसी मजबूत विपक्ष होना चाहिए। आप अपने स्तर से इसे कैसे देखते हैं? सिर्फ विपक्ष का काम ही नहीं, मैं आपको बता दूं, जो जनप्रतिनिधि हैं, पक्ष के हो या विपक्ष के हों, उनकी पहली जवाबदेही है वो जनता के नुमाइंदे हैं और जनता की जो समस्या है उसके लिए सदन में लड़ाई लड़ने का, उनके हक अधिकार के लिए लड़ने का। इसलिए हम तो विपक्ष में हैं, ठीक बात है, हम लोग तो लगे ही रहते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के भी अगर कोई हैं वो इससे बच नहीं सकते कि हम सत्ता में हैं, उनकी और जवाबदेही बढ़ जाती है। और विपक्ष वाले लोग तो लगातार हम लोग लगे ही रहते हैं, लोगों की जो समस्या है उसको सदन से लेकर सड़क तक और संघर्ष करते रहते हैं, लगे रहते हैं। और निश्चित रूप से हम लोग अपनी आवाज़ को मजबूती से उठाने का काम करते हैं, जनता की आवाज़ को, सरकार के जो गूंगी बहरी सरकार बैठी हुई है इस राज्य में, इस देश में, उसको निश्चित रूप से सुनाने का काम करते रहते हैं। सर, एक सीतामढ़ी की बहुत बड़ी समस्या है, लगातार आपने बीच में भी जाम की बात की थी। जाम का एक कहीं ना कहीं उसको हम लोग, अब तो दो पुल बन के रह गया है, दो अलग अलग पाया है और उस पर ओवर ब्रिज जिसको कहते हैं, मैसौल ओवर ब्रिज की हम बात कर रहे हैं। हमने उसका सीतामढ़ी विकास स्तंभ नाम दिया है, क्योंकि वो स्तंभ इसलिए है कि वो सीतामढ़ी की विकास को दर्शाता है। उस ओवर ब्रिज की समस्या अब तक न बन पाना, लगातार 6 वर्षों से अधिक हो गया है, लेकिन नहीं बन पाना सीतामढ़ी में जो जाम का मुख्य कारण भी उसे कहा जा सकता है। आप इसको लेकर क्या कहते हैं? मैं आपको बता दूं, सीतामढ़ी का जो ओवर ब्रिज है, हमने दर्जनों बार विधानसभा में उसके लिए सवाल उठाने का काम किया। 2018 में हमने, बजट सेशन चल रहा था, मार्च का महीना था, मेरा गैर सरकारी संकल्प था उस ओवर ब्रिज के बारे में, तो उसमें माननीय पथ निर्माण मंत्री ने जवाब दिया था जे अब जो केंद्र सरकार से गतिरोध था, पहले सरकार का रोना था जो भारत सरकार से हमारा गतिरोध है, उसमें जो पैसा के देगा, कैसे देगा, तो अब तो जो नीतिगत गतिरोध था केंद्र सरकार और राज्य सरकार का, जिसमें पुल और सड़क अप्रोच दोनों का एस्टीमेट डीपीआर साथ बनेगा, आधा पैसा भारत सरकार देगी, आधा पैसा राज्य सरकार लगाएगी। निर्माण एजेंसी बिहार सरकार का जो पथ निर्माण विभाग का पुल निर्माण विभाग है वो होगा और काम कराएगा। तो माननीय मंत्री ने सदन में आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक मैं उसके बाद से कई एक बार जाके विभाग के प्रधान सचिव से और माननीय मंत्री महोदय से मिल चुका हूं, लेकिन आज भी रेलवे से हमको स्वीकृति नहीं आया है, रेलवे का अप्रूवल लेटर नहीं आया है। इसी तरह से कह के अभी डबल इंजन की सरकार है, जनता की समस्या से उसको कोई मतलब नहीं है। और सीतामढ़ी का जो ओवर ब्रिज है वो सीतामढ़ी के लिए अभिशाप बन गया है। और माता सीता की जन्मभूमि कहने के लिए ये लोग कहते हैं, भगवान के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन उसका काम एक भी नहीं होगा। देश दुनिया के जो पर्यटक आते हैं वो सब लोग सीतामढ़ी की जो समस्या है ओवर ब्रिज की, उससे सारे लोग अवगत होके जाते हैं। 3-3, 4-4 घंटे तक जाम की समस्या बनी रहती है, स्कूल के बच्चे परेशान होते हैं, आम नागरिकों को परेशानी होती है, घंटों एम्बुलेंस फंसे रहते हैं। आज कितने लोगों की तो दुखद मौत हो गई है उस घटना में। लेकिन हम आपको भरोसा दिलाते हैं, सीतामढ़ी की जनता को भरोसा दिलाते हैं कि निश्चित रूप से हम लोग लगे हुए हैं। हम पिछले आज से 5-7 दिन पहले भी गए थे, हमने प्रधान सचिव से मुलाकात की थी कि अब तो सीतामढ़ी के ओवर ब्रिज का काम शुरू कराइए। तो उन्होंने कहा कि अभी तक तो लेटर नहीं आया है। हमने कहा कि भाई आप रिमाइंडर भेजिए रेल मंत्रालय को, और जल्दी से जल्दी हम आग्रह करते हैं राज्य सरकार से और केंद्र की सरकार से, डबल इंजन की सरकार से, कि भाई जल्दी से जल्दी सीतामढ़ी के लोगों को इस त्रासदी से आप मुक्त कराइए और जल्दी से जल्दी इसका काम शुरू कराइए। बहुत कुछ आपने बयां कर दिया इस उत्तर में ही, क्योंकि गंभीरता को हम और आप सभी समझते हैं। एम्बुलेंस जब जाती है, कई बार ऐसे भी होते हैं, कई ऐसे पेशेंट वाली माता होती है, वो भी उसमें काफ़ी बार डेथ हो चुका है। कई ऐसे पेशेंट जो गंभीर अवस्था में होते हैं और जाम के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ उस जाम के कारण वो सही समय पे अस्पताल ना पहुंच पाना, इस कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है। बहुत सारे और भी सवाल हैं, लेकिन हम चाहेंगे सर आप अपने आम जनता से
हमारे पेज के माध्यम से, क्योंकि जो लोग आपको पसंद करते हैं उनका सवाल बहुत है, छोटे छोटे सवाल है। मैंने प्रयास किया है कि उन सारे छोटे सवाल को कंबाइन करके एक साथ पूछूं, ताकि सड़कें की बहुत समस्या है। मैंने एक साथ ही उन बड़े सड़कों के बारे में भी पूछ लिया, जो उनके माध्यम से जो आपके चाहने वाले उनको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम तो सभी लोगों से आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता मालिक है। हमको आपने पहली बार 2015 के चुनाव में अपना प्रतिनिधि बनाया। उस समय कुछ लोग हो सकता है हमको जानते रहे हों, हमसे परिचित रहे हों। आज लगभग इस विधानसभा के सभी लोगों से हमारा परिचय है, हमको जानते हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो भी जानते हैं कि फलाना आदमी हमारा विधायक है। मैं तो कहना चाहता हूँ कि आज आप 5 साल के कार्यों का मूल्यांकन करिए और 5 साल में अगर आपको लगे कि हमने जिसको अपना प्रतिनिधि बनाया, जिसको अपनी आवाज़ दी, वो आपके लिए अगर सही से काम किया, आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम किया, सरकार की योजना को आपके पास लाने का काम किया, तो आप इसका निश्चित रूप से मूल्यांकन करिए। और उस मूल्यांकन पर अगर हम सही बैठते हैं तो आप हमारी मदद करिए, अन्यथा मालिक आप हैं। आप जिसको चुनेंगे, आप जिसको बनाएंगे, वही आपका प्रतिनिधि होगा। बाढ़ की आहट को आपने देखा, कुछ ही दिन पहले थोड़ी बहुत आई थी और पिछले वर्ष भी काफ़ी ज़्यादा भीषण बाढ़ आई थी। इस वर्ष भी संभावना है, लेकिन हम लोग यही चाहते हैं कि कुछ ऐसा ना हो जो पिछले साल हुआ था। लगातार हम लोग सीतामढ़ी वासी बाढ़ को झेलते आए हैं और अभी भी कुछ ऐसे जगह के नाम पे लाखों करोड़ों रुपए ख़त्म हो जाते हैं बाढ़ के पूर्व तैयारी के नाम पे। लेकिन क्या आपको क्या लगता है कि अभी वर्तमान स्थिति में हम बाढ़ से लड़ने के लिए तैयार हैं? अरे, इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं, सदन में भी कहते हैं, बाहर भी कहते हैं, जे इस राज्य के खजाना पर पहला हक आपदा पीड़ितों का है। लेकिन मैं आपके माध्यम से आज माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, पिछले बार जब बाढ़ आया और आपने लोगों को मदद करने के लिए जो बाढ़ से प्रभावित लोग थे, आपने पंचायत अनुश्रवण समिति से सूची मांगा। पंचायत अनुश्रवण समिति ने सूची उपलब्ध कराया। पंचायत अनुश्रवण समिति से प्रखंड अनुश्रवण समिति को सूची मिला। प्रखंड अनुश्रवण समिति ने उसका अनुमोदन करके जिला अनुश्रवण समिति को भेजा। जिला अनुश्रवण समिति ने उसका अनुमोदन किया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इस राज्य की जनता को, इस सीतामढ़ी की जनता को बताने का काम कीजिए, जिस सूची को पंचायत अनुश्रवण, प्रखंड अनुश्रवण और जिला अनुश्रवण का अनुमोदन प्राप्त है, वैसे लोगों को आपने, अगर 1000 की सूची है तो 100 आदमी को सहायता राशि उपलब्ध कराई, तो आपने उन 100 लोगों का चयन कैसे किया? ये इस राज्य की जनता, इस ज़िले की जनता आपसे जानना चाहती है। और 900 लोग जो उस सूची में वंचित रह गए, उनका क्या होगा? तो ये सरकार तो इसी तरह से भेदभाव का काम करती है और पिक एंड चूज के हिसाब से लोगों को सहायता और राशि उपलब्ध कराती है। ये सारा झूठ है और बाढ़ की कोई पूर्व तैयारी नहीं है। आज सीतामढ़ी में बाढ़ आया है, अभी थोड़ा बहुत आया है, बहुत नहीं आया है। हमारा मेहसौल पश्चिमी पंचायत का एक वार्ड है, कुष्ठ कॉलोनी जिसका नाम है, सारे गरीब लोग उसमें बसते हैं। सारे लोग विस्थापित होकर रेलवे लाइन पर आ गए हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक उनको पॉलीथीन सीट उपलब्ध कराने का काम नहीं किया है, उनको खाना देने का काम नहीं किया है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 2-3 जगहों पे नाव की आवश्यकता है तत्काल, जहाँ के लोगों को इस पार से उस पार जाने के लिए, अपने रोजी रोजगार के लिए नाव की ज़रूरत पड़ती है। एक मेथौरा का घाट है और एक डुमरा के जस्ट बगल में जहाँ सरकार बैठती है उसके जस्ट बगल में एक सहनी मोहल्ला है, नैका टोला जिसको बोलते हैं, वहाँ वो बरसों पूर्व जो नाव है टूटी फूटी सो चल रही है। नए नाव की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है। हमने जब बात करने का काम किया तो वहाँ नाविकों ने बताया जो 16-17 से काम करे छी, अभी तक हम लोगों को पैसा नहीं मिला है। मतलब नाविक भी काम करते हैं, उनको भी पैसा नहीं दिया जाता है। और इस तरह से बाढ़ की कोई पूर्व तैयारी नहीं है। सारी तैयारियाँ कागज़ में रहती है, ज़मीन पर कोई तैयारी नहीं है, कहीं कोई तैयारी नहीं दिख रही है। एक तो कोरोना महामारी, ऊपर से बाढ़ की बारी, दोनों को मिला के ये देखिए कि कहीं ना कहीं जनता तो काफ़ी त्रस्त है।
कोरोना काल है, कोरोना में काफ़ी लोग डरे सहमे से हैं। कोरोना जैसी भयंकर बीमारी जिस कारणवश लॉकडाउन से लोग अलग ही प्रभावित है, क्योंकि उनका रोज़गार, रोजी रोजगार जो भी था छोटे लोगों का, उसमें भी बहुत सारी दिक्कत आई है। कोरोना काल में सर एक बार मैंने देखा था सोशल मीडिया के माध्यम से, अचानक से आप ट्रैक्टर लेके पहुंच गए अपने विधानसभा में, उस चीज़ को बताइए सर। नहीं, हम लोग कोरोना में लगे हुए थे शुरू दिन से ही, लेकिन हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। हम लोगों को बार बार बताया जा रहा था जैसे सैनिटाइजेशन का काम शुरू हो रहा है, फलाना जगह लगा हुआ है, चिलाना जगह लगा हुआ है। जब 10-15 दिन बैठने के बाद हमको समझ में आया कि नहीं, ये सरकार कहीं सैनिटाइजेशन कराने का काम नहीं कर रही है, सिर्फ हो सकता है कागज़ों में हो रहा हो। और हमको अपने क्षेत्र के लोगों की चिंता है, अपने यहाँ लोगों की चिंता है, तो मैंने चाहा कि भाई हम अपने कोष से ही, अपने निजी कोष से ही हमने ट्रैक्टर की व्यवस्था की, टैंकर की व्यवस्था की और दवा लेके, और हमने अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी गांव, टोले, मोहल्लों को, हो सकता है धोखा से कोई टोला छूट गया हो, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैंने लगभग 60 दिन तक सैनिटाइजेशन कराने का काम किया और पूरे अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी इलाकों को सैनिटाइज कराने का काम किया। एक सवाल जो महत्वपूर्ण है, हमने लास्ट में इसीलिए रखा था इस महत्वपूर्ण सवाल को, माता जानकी का जन्मस्थली है, पर्यटन स्थली नाम से जाना जाना चाहिए, लेकिन आपको क्या लगता है कि पर्यटन स्थली है हमारा सीतामढ़ी? नहीं, तो सब दिन से सीतामढ़ी के पर्यटन मंत्री भी रहे हैं इस राज्य के, सीतामढ़ी के जनप्रतिनिधि, और उनके समय में भी मतलब सीतामढ़ी को जिस रूप से ख्याति मिलनी चाहिए थे देश दुनिया में, वो कहीं नहीं। अब तो राज्य सरकार में शामिल हो गया है, राज्य सरकार के पर्यटन में, लेकिन उसके हिसाब से इसका कोई विकास नहीं हुआ है। सीतामढ़ी के साथ बराबर विश्वासघात होता रहा है, भेदभाव होता रहा है, और सीतामढ़ी को जो ख्याति देश, राज्य, इस राज्य और इस देश में मिलना चाहिए, आज भी प्राप्त नहीं है। और हम लोग इसके लिए दिन रात लगे रहते हैं, प्रयासरत हैं। ये हमारे सीतामढ़ी का जो गौरव है, जिस नाम से सीतामढ़ी जाना जाता है, ये माता सीता की जन्मभूमि है, इसको राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय मानचित्र पर, राष्ट्रीय पर्यटन के मानचित्र पर सीतामढ़ी को शामिल किया जाए, कराया जाए। एक नारा आपने भी सुना होगा, जय जवान जय किसान। इसी को लेकर हमारा 2 सवाल है आपसे। सबसे पहले किसान को ही लेते हैं, क्योंकि वो हमारे अन्नदाता हैं। अपने क्षेत्र जो है कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ पे लोगों का आश्रित कृषि पे ही है। कहीं ना कहीं लगातार बाढ़ आती है, उसमें फसल रह जाते हैं, कभी सुखाड़ आती है, उसमें फसल नष्ट हो जाते हैं, कभी ओलावृष्टि होती है, और सरकार अनुदान की बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि उन तक सही अनुदान पहुँच पाता है? अरे, और अनुदान क्या है, ऊँट के मुँह में जीरा के फोड़न। अब किसी आदमी की पूरा फसल नष्ट हो जाए और उसको 1000-2000 रुपये की मदद पहुंचा दी जाए, तो 1000-2000 रुपये की मदद पहुंचा देने से उसकी ज़िंदगी चली जाएगी क्या? अरे, उसके लिए व्यवस्था करो। किसानों की जो मूल समस्या है, हमारी पहली मांग है कृषि को उद्योग का दर्जा दो, और किसानों की जो फसलें हैं उनको, उसके संरक्षण का कोई उपाय नहीं है, कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है, सब्जी और अन्य जो फसलें हैं उसके प्रोसेसिंग का कोई उपाय नहीं है। तो जब तक इन सभी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, इसके लिए काम नहीं किया जाएगा, तो ऐसे किसानों की आर्थिक स्थिति कैसे सुधरेगी? आपको बता दें, किसान तो इस राज्य में, मतलब इस ज़िला में इतनी असंवेदनशील है सरकार किसानों के मामले में। ज़िले में एक गन्ना उद्योग है, रीगा शुगर मिल कंपनी, वहाँ किसानों का 14-15 का गन्ना का मूल्य बकाया है, 17, 18, 19 का लगभग 200 करोड़ रुपया किसानों का बकाया है। पिछली बार हमने सदन में सवाल उठाया था किसानों के पैसे के बारे में। किसान ने मिल प्रबंधन को चिट्ठी लिखा, 1 महीने के अंदर मिल चालू होने से पहले किसानों के सारे बकाया पैसा का भुगतान कराओ, तब मिल चालू करो। लेकिन कहाँ, किसानों के 1 पैसे मूल्य का भुगतान नहीं हुआ, किसानों का सैकड़ों करोड़ रुपया बाकी है। ये किसान तो सरकार झूठ मूठ के किसानों के हितैषी होने का ढोंग करती है, जबकि कृषि रोड मैप बना के, कृषि रोड मैप क्या बनाते हो? किसान ने जो अपना उत्पादन किया है, उसके फसल का पैसा है, उसके गन्ना का पैसा है, वो दे नहीं पाते हो, समय पर बीज दवा उपलब्ध नहीं करा पाते हो, तो किसानों का कैसे कल्याण होगा? किसानों के लिए तो झूठ मूठ का सरकार ढोंग रचती है, स्वांग रचती है, लेकिन उनके जवान
अनिल कुमार जी जो है पूर्व सैनिक है, सीतामढ़ी से ही समाज सेवी भी है। वो लगातार कमेंट के माध्यम से सवाल कर रहे हैं कि यहाँ पे जो पूर्व सैनिक है उनके लिए जो अन्य ज़िले या फिर अन्य राज्य में जो सुविधा है वो अपने यहाँ नहीं है। सीतामढ़ी में वो सुविधा नहीं है जो पूर्व सैनिक की। अब को उपलब्ध कराना है पूर्व सैनिकों की जो सुविधा है उसके लिए। और अनिल जी हमसे भी आके मिले थे और कहा था कि आप, मैंने अपनी अनुशंसा लिखने का, तो ये सरकार तो बड़ा जवानों के साथ भेदभाव करने का काम करती है। दो तरह के जवान हैं, एक तो जो सीमा पर लड़ते हैं जवान सो, और एक हमारे जो आज सर है, आज सारी नौकरियां खत्म की जा रही है, सारे चीज़ों का निजीकरण किया जा रहा है, सारे रोजगार खत्म किए जा रहे हैं। ये और जो जवान है सीमा पर लड़ने वाले हो, उसके लिए इस सरकार के दिल में कोई दया धर्म नहीं है और सीधे होते हैं, उनके कल्याण का कोई काम नहीं। आप हमारे एक ही उन पे डंडे बरसाए जाते हैं। अभी इस मतलब लॉकडाउन के समय में गुजरात में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, सब जगह, उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ के श्रमवीर भाइयों को मारा गया, लाठी डंडे से उनको पीटा गया, भगाया गया, जो तुम आके यहाँ कोरोना फैलाते हो, बीमारी फैलाते हो, इस तरह से अपमानित कर रहे। आपको चुनाव की जनता से क्या कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से? हमने तो पहले भी कहा है आप ही के माध्यम से, लोगों को मूल्यांकन और उसके हिसाब से मूल्यांकन करिए।